इस वीडियो लेक्चर में हम किप्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 7 फिजिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द रिलेशन ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हमें रिलेशन बताना है ग्रेटिंग एलिमेंट का। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग एलिमेंट डिस्टेंस बिटवीन नॉन ट्रांसपेरेंट लाइंस को कहा जाता है। इसके दो हमारे पास रिलेशन होते हैं। एक इसका रिलेशन होता है कि अगर हम ग्रेटिंग की जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ लाइंस के साथ, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन नॉन ट्रांसपेरेंट लाइंस, जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है, वो कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा रिलेशन है वो ये है कि अगर हम जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ ले लें, तो अगर हम यूनिट लेंथ ले लेते हैं 1, तो फिर n जो होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो टोटल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर या पर मीटर या पर मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसे लिखा जाता है 1/n। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट ओवर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इनकरेक्ट है। बीटा नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट इनकरेक्ट है। चार्ली है लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट, ये करेक्ट है कि जो टोटल लेंथ है उसको टोटल लाइन से डिवाइड कर दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन, इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो आएगी इनमें वो लेमडा के इक्वल आएगी। लेमडा के अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? 2 लेमडा हो सकता है, इसके अलावा 3 लेमडा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेमडा हमारे पास प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जगह अगर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन हो तो फिर जो पाथ डिफरेंस लेमडा होता है वो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए होता है, और ये बात हमने लेक्चर में डिस्कस की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन विल द सेपरेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बी ग्रेटेस्ट। हमें कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन के अंडर जो सेपरेशन है ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान वो ग्रेटेस्ट होगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको देखें कि हमें सेपरेशन बतानी है, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू। डेल्टा वाई इक्वल होता है लेमडा एल ओवर डी। अब लेमडा और डेल्टा वाई का रिलेशन डायरेक्ट है, एल और डेल्टा वाई का रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन डी और डेल्टा वाई का रिलेशन इनवर्स। तो डेल्टा वाई को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ को और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को बढ़ाना पड़ेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को कम करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन स्मॉल, इनकरेक्ट, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल, करेक्ट है। डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन लार्ज, करेक्ट है। वेवलेंथ शॉर्ट, इनकरेक्ट है। चार्ली को देखें, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल, करेक्ट। डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन एल लार्ज, करेक्ट। और वेवलेंथ लॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली, क्योंकि यही हमें फैक्टर रिक्वायर्ड थे कि डी स्मॉल होना चाहिए, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए, और वेवलेंथ भी लॉन्ग होनी चाहिए। तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ये पुराने सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन वैसे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिना होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेल्टा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे इमिट रेज ऑफ। कोहेरेंट हमारे पास लाइट कब होती है? दो सोर्सेस जो हमारे पास है वो कोहेरेंट कब होंगे? जब फेज डिफरेंस जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। सेम वेवलेंथ हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फेज डिफरेंस जीरो हो, और अगर कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तभी हमारे पास इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है। सिक्स्थ, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट सपोर्ट था। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ये किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तमाम वो फिनोमिनाज हैं जो वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
coherent light incident on two fine parallel slits S1 and S2 as shown in the diagram. If the dark fringe occurs at P, which of the following give possible phase difference for the light waves arriving at P from S1 and S2? अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि कोहेरेंट लाइट है जो फॉल कर रही है दो पैरेलल स्लिट्स S1 और S2 पे, P पॉइंट के ऊपर डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है। तो बताना है कि हमारे पास जो पॉसिबल फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है और हमने लेक्चर में बात की थी कि अगर हमारे पास मिनिमा प्रोड्यूस होता है मींस डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा ओवर 2। अब अगर मुझे इस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी मेथड क्या था कि लेमडा की जगह आप 2 पाई रिप्लेस करते हैं। जब 2 पाई रिप्लेस करेंगे 2 कैंसिल होगा तो रिलेशन आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई। अब इस फार्मूला में जो n की वैल्यू होती है वो आपके पास होल नंबर्स होते हैं। अब इन n की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाएं। जब मैं n को 0 पुट करूँगा आएगा पाई, जब 1 पुट करूँगा 3 पाई, जब 2 पुट करूँगा 5 पाई, जब 3 पुट करूँगा 7 पाई और इस तरह 9 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब जब भी पाई के साथ ऑड इंटीजर आएगा तो हमारे पास मिनिमा डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हम देखें तो कौन सी है, दैट इज चार्ली, पाई, 3 पाई, 5 पाई। और अगर पाई के साथ इवन इंटीजर आएंगे तो मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन यंग स्लिट arrangement shown in the figure, a pattern of equally spaced parallel fringes appear on a screen placed at S. Which quantity, if increased, would cause the separation of fringes to increase? अब यंग स्लिट अरेंजमेंट हमें मेंशन है जहाँ पर ये दो स्लिट्स हमारे पास मेंशन हो रही हैं और सामने स्क्रीन है। स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग को D से और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट किया गया है। कहते हैं विच क्वांटिटी इफ़ इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करें तो फ्रिंज के दरमियान जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाए। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में फ्रिंज सेपरेशन का फार्मूला देखा। फ्रिंज सेपरेशन का फार्मूला क्या था, लेमडा टाइम्स L ओवर D। अब फ्रिंज सेपरेशन को बढ़ाना है। फ्रिंज सेपरेशन बढ़ेगी कब, जब वेवलेंथ लॉन्ग हो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन लार्ज हो या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल हो। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम देखते हैं फर्स्ट वन x, तो x जो डिस्टेंस है वो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के दरमियान है, इसका कोई रोल नहीं है फ्रिंज स्पेसिंग में, तो अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन को देखें D, कि D को अगर हमारे पास इंक्रीज किया जाए तो यहाँ देखें D कम होने से डेल्टा y बढ़ेगा, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली y यहाँ पर क्या है, y हमारे पास अगर इस डायग्राम को देखें तो y हमारे पास सिंपल साइज ऑफ स्लिट है और साइज ऑफ स्लिट हमारे इस फार्मूला में यूज़ नहीं होता, हमारे फार्मूला में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ, डेल्टा, कि अगर हम L को इंक्रीज करेंगे तो तब हमारे पास डेल्टा y फ्रिंज सेपरेशन इंक्रीज करेगी। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर गिवन बाय, पोजीशन मींस डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और फार्मूला इसका क्या था, n+1/2 लेमडा L ओवर D। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बीटा। और इसी फार्मूला को आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि लेमडा L ओवर D जो होता है ये बेसिकली फ्रिंज सेपरेशन है, तो ये फार्मूला लिखा जा सकता है m+1/2 इंटू डेल्टा y। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 10th क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है। फार्मूला आपके सामने, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, करेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स पे, करेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, करेक्ट है। तो आंसर क्या है, डेल्टा, ऑल ऑफ देम। 11th क्वेश्चन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट बीम इज दैट द पाथ डिफरेंस शुड बी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन दो कोहेरेंट बीम की, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है,
और अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो कंस्ट्रक्टिव। अब अल्फा ऑप्शन है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये आंसर नहीं होगा। अगर सिर्फ इवन होता इसकी जगह फिर ये आंसर हो सकता था। बीटा ऑड ये वैसे ही डिस्ट्रक्टिव का है, क्योंकि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा। चार्ली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये करेक्ट है। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जब भी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास आएगा हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। और डेल्टा में क्या गलती है, इवन तो करेक्ट है लेकिन लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा बाय 2 आएगा, तो ओनली करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल द फ्रिंज विड्थ बी मिनिमम इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन 12 में कहता है कि कौन सा कलर यूज करें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि फ्रिंज विड्थ मिनिमम आए। हमें फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ये गिवन है, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। फ्रिंज विड्थ के फार्मूला का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फ्रिंज विड्थ मिनिमम तब होगी जब हम ऐसी लाइट यूज़ करें जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम को देखें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो रेड वाली साइड पे वेवलेंथ मैक्सिमम और वॉयलेट वाली साइड पे वेवलेंथ मिनिमम। तो अगर हम चार ऑप्शंस को देखें तो इनमें से सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी है, वो वॉयलेट की है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। और अगर पूछा जाता मैक्सिमम तो फिर रेड आंसर होता, वो चार्ली ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, two monochromatic radiation X and Y are incident normally on a diffraction grating. The second order intensity maxima for X coincides with the third order intensity maxima for Y. What is the ratio of wavelength of X to wavelength of Y? 13 क्वेश्चन में दो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस X और Y यूज़ हो रही हैं और ये नॉर्मली फॉल करती हैं ग्रेटिंग के ऊपर। स्टेटमेंट ये कहता है कि X का जो सेकेंड ऑर्डर है वो कोइंसाइड कर रहा है, मींस उसका एंगल सेम है, उसी पॉइंट पे थर्ड ऑर्डर प्रोड्यूस होता है मैक्सिमा किसके लिए, वाई के लिए। तो कोइंसाइड करने का मतलब होगा कि दोनों का जो डायफ्रैक्शन एंगल है वो सेम है। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने वेवलेंथ की रेशो को कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है, लेमडा एक्स ओवर लेमडा वाई। जो कंडीशन गिवन है वो ये कि डायफ्रैक्शन एंगल एक्स का वाई के इक्वल है। अप्लाई करें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसको एक दफ़ा एक्स के लिए यूज़ कर लें और एक दफ़ा इसको वाई के लिए यूज़ कर लें। जो चीज़ सेम है वो थीटा, उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ हैं ये दोनों के लिए सेम है, फ़र्क सिर्फ ऑर्डर का है और वेवलेंथ का है। इसको मैं एक्स और वाई से रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ एक्स और वाई के लिए, तो यह आ जाएगा एन एक्स लेमडा एक्स इज इक्वल टू एन वाई लेमडा वाई। डिवाइड कर दें तब भी यही आएगा। अब हमें रिक्वायर्ड वेवलेंथ की रेशो है और एक्स टू वाई है, तो यह आएगा लेमडा एक्स ओवर लेमडा वाई इज इक्वल टू एन वाई ओवर एन एक्स। अब एन वाई की वैल्यू, ऑर्डर क्या है वाई का ऑर्डर है थर्ड, ऊपर आएगा 3, और एक्स का ऑर्डर क्या है सेकंड, नीचे आएगा 2, तो 3/2 राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 14th, when the light from two lamps fall on screen, no interference can be obtained. लाइट दो लैम्प से फॉल कर रही है स्क्रीन के ऊपर लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये बात हमने लेक्चर में की थी कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते। तो इसका मतलब चाहे हमारे पास वो सेम कलर की लाइट प्रोड्यूस करें लेकिन उनका फेज डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, द लाइट फ्रॉम द लैम्प इज नॉट कोहेरेंट, कि वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। तो आंसर इज चार्ली। 15th question, a diffraction grating contains 5000 lines per centimeter, its grating element will be। diffraction grating की lines given है 5000 per centimeter, grating element find करना है। ऑप्शंस को देखें, यूनिट नैनोमीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है। अब हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में ही फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। ग्रेटिंग एलिमेंट डी 1/n के इक्वल है और यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 5000। यूनिट मैंने कन्वर्ट नहीं किया, 5 × 10⁻³ 1 डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 0.2।
और 10⁻³ अपस्टेयर जाकर हो जाएगा 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 2 10⁻⁻4 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूँ 2 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास 15th क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं बनती। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ लेट से सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये आएगा 2 10⁻⁻6 मीटर। और 2 10⁻⁻6 मीटर को अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई हमारे पास ऑप्शंस में गलती है, क्योंकि ना तो ये सेंटीमीटर में हमारे पास आ रहा है और ना हमारे पास ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। और अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ, नैनोमीटर वाली ऑप्शन 2 10⁻⁻4 नैनोमीटर, वो भी ये बन नहीं सकती। तो जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुई हुई। तो इसको मैं अगर ऑप्शन को चेंज कर दूँ तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मैं लास्ट ऑप्शन जो है उसको मैं चेंज करके 2 10⁻⁻4 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक is viewed through diffraction grating. Which of the following cause the angle theta to increase? ऐसा क्वेश्चन MD-CAT पास पेपर्स में आ चुका है। अब 16 क्वेश्चन में वो कहता है कि एक सोर्स यूज़ हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जिसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू व्यू कर रहे हैं। मतलब ये ऑब्जर्वर है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। कहता है क्या फैक्टर है जो क्या करेगा, थीटा को, डायफ्रैक्शन एंगल को इंक्रीज करेगा। अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए फार्मूला को यूज़ करते हैं तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फार्मूला है दैट इज़ n लैम्डा इज़ इक्वल टू d साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा को लिखूँ तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू n लैम्डा ओवर d, और d का रेसिप्रोकल n है तो ये लिखा जा सकता है साइन थीटा इज़ इक्वल टू n लैम्डा n। और ऑप्शंस को वन बाय वन देखें। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स, कि अगर मैं इस डिस्टेंस d को क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो मेरे पास जो थीटा है वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि थीटा के साथ इसका रिलेशन क्या बन रहा है, इन्वर्स। तो अल्फा ही करेक्ट आंसर होगा, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, अल्फा तो पता चल गया। बीटा ऑप्शन कहता है डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ तो इसका रिलेशन डायरेक्ट है, वो तो पॉसिबल नहीं है। चार्ली कहता है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ग्रेटिंग, ग्रेटिंग से आई की स्पेस बढ़ाने से इंटेंसिटी को फ़र्क पड़ेगा, एज सच एंगल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट कहता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लिट्स, अगर नंबर ऑफ स्लिट्स को देखें तो उसका भी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। तो जिसका रिलेशन इन्वर्स होगा उसको कम करने से थीटा बढ़ेगा, और जिसका हमारे पास जो रिलेशन होगा, लेकिन डेल्टा जो है उसमें अगर स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लिट्स बट कीपिंग द स्लिट स्पेसिंग सेम। तो स्लिट स्पेसिंग तो सेम रह रही, इसका मतलब डेल्टा भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जब अगर n बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो d है वो क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन वो कहता है d सेम रहे, तो अगर सिंपल होता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ लाइन्स, तो फिर तो आंसर ये भी करेक्ट था। लेकिन जो आगे लिखा हुआ है बट कीपिंग द स्लिट स्पेसिंग सेम, इसकी वजह से हमारी जो डेल्टा ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट, एंड करेक्ट आंसर इज ओनली अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस डेल्टा वाई इज। चाहे दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस हों या दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस हों, डेल्टा वाई दोनों के लिए सेम होता है, लैम्डा एल ओवर डी। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। 18th, in young double slit experiment the bandwidth of fringe is independent of। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो बैंड विड्थ है वो किसके इंडिपेंडेंट है। बैंड विड्थ मींस फ्रिंज स्पेसिंग। अगर हम उसके रिलेशन को देखते हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, और अगर हम वेवलेंथ को चेंज भी कर देते हैं सी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल होगा सी बाय एफ के। तो इसका मतलब हमें एक और फैक्टर मिल गया जिस पर डिपेंडेंस है और वो फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं कि वो ऑप्शन क्या देता है। डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेज के दरमियान जो डिस्टेंस है हमें पता है कि क्लोज रखना पड़ता है, क्योंकि डी जो है वो यहाँ बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज जो स्लिट्स हैं वो बिहेव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कम रखेंगे, डेल्टा वाई हमारे पास क्या होगा, वो ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करेगा। बीटा कहता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स,
स्क्रीन का और सोर्स का जो डिस्टेंस हमारे पास है, बैंडविड्थ उस पर डिपेंड नहीं करती। अब स्क्रीन और सोर्स का जो डिस्टेंस हमारे पास है उसको चेंज करने से भी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेस एल, इसको चेंज करने से भी बिल्कुल बैंडविड्थ चेंज होगी। इसका रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट है। चार्ली कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स, जो हमारे पास वेवलेंथ है उसके साथ भी इसकी डिपेंडेंस है, एल के साथ भी डिपेंडेंस है, डी के साथ डिपेंडेंस भी है। तो आंसर क्या है, डेल्टा। ऑर्डर ऑफ रेंज, बैंडविड्थ का ताल्लुक ऑर्डर ऑफ रेंज से नहीं होता, तो इसके क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बैंडविड्थ किसके इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट कहता है डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, डी गलत है, इस पर डिपेंड करता है इनवर्स। फिर कहता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेज, स्क्रीन और सोर्स का डिस्टेंस एल, उस पर डिपेंड भी करेगा। फिर कहता है वेवलेंथ, उस पर डिपेंड भी करेगा। तो किसके इंडिपेंडेंट है, जो इस फार्मूला में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर। तो आंसर क्या है, डेल्टा, जिसको हम एन से या एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 19th, वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय फिनोमिना। ऊपर भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन सा फिनोमिना कंफर्म करेगा। ये सारे फिनोमिना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। Question 20. The optical fiber in which central core has high refractive index and over it a layer of low refractive index. सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन आंसर की हद तक बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन वो कहता है कि कौन सी ऑप्टिकल फाइबर ऐसी है जिसकी सेंट्रल कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है एंड ओवर इट अ लेयर, और उसके ऊपर एक लेयर होती है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ऐसा होता है, जो ग्रेडेड होता है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लेयर बाय लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो कम होती जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर क्लैडिंग और कोर होगा तो वो मल्टी मॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंस हमारे पास किस पे होती है, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसका भी मैं आंसर वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्रिटिकल एंगल हमारे पास ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयर मीडियम में जाए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। कि लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, साइन इनवर्स हमारे पास n1/n2 या साइन इनवर्स n2/n1। तो ये डिपेंड करता है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी 21 की, वो क्या है, बीटा। फार्मूला कुछ इस किस्म का होता है, ये स्नेल्स लॉ से प्रूव होता है। इसको क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1/n2। डिपेंड करता है कि हमारे पास लाइट n1 से n2 जा रही है या n2 से n1, कौन डेंसर है कौन रेयर। जब तक हमें नहीं पता हम दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट मानेंगे, लेकिन कंडीशन साथ पता होनी चाहिए। साइन की जो वैल्यू होती है वो या 1 या 1 से लेसर, इसका मतलब इस केस में n2 ग्रेटर होगा n1 से, और इस केस में n1 ग्रेटर होगा n2 से। तो आंसर क्या है, बीटा। 22, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर स्कैटरिंग की वजह से होता है। जो लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है उसकी वेवलेंथ कम है, और वो कौन सी है, ब्लू। जो वायलेट है और हमारे पास इंडिगो, हमारी आंख उसके लिए सेंसिटिव नहीं होती। और ओवरऑल भी विजिबल स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो हमारे पास ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा है। यानी ओवरऑल अगर हम क्वांटिटी की बात भी करते हैं तो वो भी हमारे पास ब्लू है। स्कैटर भी सबसे ज़्यादा कौन सी कर रही होती है, ब्लू कर रही होती है। तो आंसर इज डेल्टा, और स्कैटरिंग का वेवलेंथ के साथ रिलेशन इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज। क्वेश्चन है कि हमारे पास जब इंटरफेरेंस होती है दो कोहेरेंट सोर्सेज की तो एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विद टाइम। कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा। और इंटरफेरेंस के बारे की प्रॉपर्टी है कि इंटरफेरेंस एक रेगुलर फिनोमेना है, तो अल्फा इसी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ सेटअप शोन इन द फिगर the two slits S1 and S2 are equidistant from a slit S
द सेंटर फ्रिंज एट ओ इज देन। हमें सेटअप दिया हुआ है और कहता है दो स्लिट्स S1 और S2 इक्वल डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम स्लिट S, या सोर्स कह दें कि ये सोर्स से दोनों स्लिट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो जो सेंटर फ्रिंज होगी वो क्या होगी? अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा O पॉइंट के ऊपर वो ज़ीरो होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, तो अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो तो फिर प्रोड्यूस क्या होएगा? मैक्सिमा। इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 24 की क्या होएगी? अल्फा, ऑलवेज ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 25, when a two-slit arrangement was set up to produce interference fringes on a screen using a monochromatic source of green light, the fringes were found to be too close together for convenient observation. In which of the following ways would it be possible to increase the separation of the fringes? 25 कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई जब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की ग्रीन, लेकिन जो फ्रिंजेस थी वो इतनी क्लोज थी कि हमें ऑब्जर्व करने में दुश्वारी हुई, हम कन्वीनियंट हमें फील नहीं हुआ। कहता क्या तरीका अप्लाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वुड इट बी पॉसिबल टू इंक्रीज द सेपरेशन, कि सेपरेशन इंक्रीज कर जाए। अब फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है डेल्टा वाई वो है लैम्डा एल ओवर डी, और लैम्डा के साथ उसका रिलेशन है डायरेक्ट। इसका मतलब अगर हम ग्रीन से ज़्यादा लाइट की वेव यूज़ करेंगे, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी, ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ग्रीन के हमारे पास जो आगे लाइट्स हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड हैं। इन तमाम की जो वेवलेंथ है वो ग्रीन से ज़्यादा है, तो इनमें से कोई भी लाइट अगर यूज़ करेंगे तो ग्रीन के मुकाबले में जो विड्थ है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी वो क्या होएगी? डेल्टा। रिप्लेस द लाइट सोर्स विद मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रेड लाइट। बाकी ऑप्शन देखें तो अल्फा कहता है डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि अगर मैं पूरे फार्मूला को डेल्टा वाई के लिखता हूँ तो डेल्टा वाई इक्वल है लैम्डा एल ओवर डी। तो अल्फा में कहता है एल को कम कर दें, एल बढ़ाएंगे तो डेल्टा वाई बढ़ेगा, तो अल्फा करेक्ट नहीं है। बीटा कहता है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, सोर्स और स्लिट में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें, इससे भी हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सोर्स और स्लिट ये जो डिस्टेंस हमारे पास है इसके ऊपर फ्रिंज विड्थ डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये सोर्स होता है, इसके आगे सिंगल स्लिट और फिर आगे डबल स्लिट प्लेट होती है। थर्ड कहता है हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डिस्टेंस को लार्ज कर दें, डिस्टेंस को लार्ज करेंगे तब डेल्टा वाई कम हो जाएगा। तो वाहिद ऑप्शन क्या है? डेल्टा। कैसी लाइट यूज़ करें जिसकी वेवलेंथ क्या हो? ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 26, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड to maintain the same fringe spacing on the screen to slit distance L must be changed to। 26 क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट सेपरेशन को डबल कर दिया गया। अब कहता है फ्रिंज स्पेसिंग को मेंटेन रखना है, सेम रखना है, तो मैं स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस चेंज करके कितना करना पड़ जाएगा? फार्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। हमने किस चीज़ को चेंज किया? स्लिट सेपरेशन को। अब स्लिट सेपरेशन हमने कर दी डबल, तो इसका मतलब एल को भी क्या करना पड़ेगा? डबल, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं और फ्रिंज विड्थ क्या रहे? वो सेम रहे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगी? 26 की अल्फा। 27, अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंस्टेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग। It is noted that the second order and third order spectra practically overlap, which have wavelength in third order spectrum appear at the same angle as a wavelength of 600 nanometer in a second order spectrum। अब क्वेश्चन 27 है अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट, एक वाइट लाइट इंस्टेंट हुई ग्रेटिंग के ऊपर और ये नोट किया गया कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जो स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप कर रहा है। ये बात पहले भी कर चुके हैं, ओवरलैप या कोइंसाइड मींस उनका डिफ्रैक्शन एंगल सेम है। अब कहते हैं विच हैव लेंथ इन थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम अपीयर्स एट द सेम एंगल एज अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, और 600 जो हमारे पास है वो सेकंड हंड्रेड है। बेसिकली स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है कि हमें वेवलेंथ को फाइंड करना है और वो वेवलेंथ फाइंड करनी है जो थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर रही है।
और जो वेवलेंथ हमारे पास 600 नैनोमीटर है वो सेकंड ऑर्डर को प्रोड्यूस कर रही है। तो मैं डाटा को लिखता हूँ, उससे मैं क्लियर हो जाएंगे कि स्टेटमेंट कहाँ पर गलत है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जो स्पेक्ट्रम है दोनों वेवलेंथ्स के लिए वो ओवरलैप कर रहा है, एंगल सेम है। नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर है उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, और जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास है उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो है 600 नैनोमीटर। पहले जो फार्मूला अप्लाई किया था उसी को यूज़ करेंगे, एन लेमडा डी साइन थीटा। तो हमारे पास थीटा सेम है और इसके अलावा थीटा के अलावा जो राइट साइड पे डी का फैक्टर है वो भी सेम है। तो मैं इसको एक दफ़ा थर्ड ऑर्डर के लिए लिख देता हूँ और एक दफ़ा मैं इसको फोर्थ ऑर्डर के लिए लिख देता हूँ और दोनों को इक्वेट करता हूँ या डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करूँगा मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा n3 लेमडा 3 इज़ इक्वल टू n4 लेमडा, बल्कि 4 मैंने लिख दिया, 4 की जगह मुझे 2 लिखना चाहिए क्योंकि थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर है। अब रिक्वायर्ड में क्या है, हमें रिक्वायर्ड है लेमडा 3, तो लेमडा 3 इक्वल आएगा n2 लेमडा 2 ओवर n3। n2 की वैल्यू 2 है, लेमडा 2 की वैल्यू 600 है और n3 की वैल्यू 3 है। ये 200 इंटू 2 400 नैनोमीटर। इसका मतलब जो थर्ड ऑर्डर हमारे पास वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 400 नैनोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी, बीटा। 28. What is the path difference between PA and PB on a screen? B and D represents dark and bright fringes. पाथ डिफरेंस फाइंड करना है PA और PB में। ये हमारे पास पॉइंट P है, ये डिस्टेंस PA और ये डिस्टेंस PB, और साथ उसने कहा B और D रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को। अब कई तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मुझे आसान लगता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास है सेंट्रल ब्राइट, इसके n की वैल्यू 0। ये मेरे पास है फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 1। तो ये क्या होगा, अल्टरनेट है ना, तो ये होगा सेकंड ब्राइट। इसका अंदर B पॉइंट के ऊपर सेकंड ब्राइट प्रोड्यूस हो रहा है, n की वैल्यू 2। तो ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है वो इन टर्म्स ऑफ लेमडा, n लेमडा, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो पाथ डिफरेंस कितना है 2 लेमडा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा। क्वेश्चन 29, यूनिट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट बेसिकली डिस्टेंस है दो लाइंस के दरमियान, तो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होएगा, SI मीटर। लेकिन इसने SI बोला नहीं, अगर सेंटीमीटर होता वो भी करेक्ट होता, लेकिन SI बोलता तो स्पेसिफिकली फिर एक ही आंसर करेक्ट होता और वो मीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, when monochromatic light of wavelength 5 10 to power -7 meter is incident normally on a plane of diffraction grating, the second order diffraction lines are formed at angle of 30 degree to the normal to the grating. What is the number of lines per millimeter of the grating? 30 क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हुई है जिसकी वेवलेंथ 5 10 to power -7 मीटर है। सेकेंड ऑर्डर ग्रेटिंग प्रोड्यूस हुआ कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, यानी ग्रेटिंग कांस्टेंट फाइंड करना है पर मिलीमीटर में। सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम सोल्यूशन ठीक कर लेते हैं आंसर ठीक आएगा। n लेमडा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर n, d की जगह मैंने 1 ओवर n पुट कर दिया। यहाँ से n मेरे पास इक्वल आ जाएगा साइन थीटा ओवर n लेमडा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, मेरे पास एंगल की जो वैल्यू है वो 30 है, ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड। अब वेवलेंथ की वैल्यू है 5 10 to power -7 और मुझे आंसर चाहिए मिलीमीटर में। मैं इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आएगा 5 10 to power -4 मिलीमीटर। आंसर ऑटोमेटिकली मिलीमीटर में आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। डिवाइड किससे हो रहा है, 2 5 10 to power -4, 2 इंटू 5 10 और 10 to power जो -4 होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 10 -4 -3। अब 1/2.5 और 10 to power -3 न्यूमरेटर में जाकर +3, तो आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 3, बेसिकली 1000 का हाफ, और 1000 का हाफ क्या होएगा 500, तो आंसर है 500 लाइंस पर मिलीमीटर। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो बीटा। 31,
Light from a small region of an ordinary incandescent lamp is passed through a yellow filter and then serve as a source for Young double-slit experiment. Which of the following changes would cause the interference pattern to be more closely spaced? 31 क्वेश्चन में हमारे पास एक इनकंडेंसेंट लैंप यूज़ हुआ, जिसको जब येलो फिल्टर से पास करवाया तो वो एक सोर्स की तरह बिहेव किया। मतलब येलो लाइट बेसिकली यूज़ हो रही है, जिसको हम आसान करते हैं क्योंकि येलो फिल्टर सिर्फ वाइट लाइट का येलो लाइट को पास करवाएगा। कहते हैं क्या चेंजेस हम करें कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो क्लोजली स्पेस्ड हो। इंटरफेरेंस पैटर्न क्लोजली स्पेस होने का मतलब क्या है कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कम हो जाए। ये फार्मूला है। हम फ्रिंज स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं। वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ को कम करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई कम होगा। एल के साथ डायरेक्ट है, एल कम करेंगे डेल्टा वाई कम होगा, और डी को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई कम होगा। तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ऐसी लाइट यूज़ करें जो वेवलेंथ जिसकी येलो से कम हो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कम हो, और दो स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो, तब डेल्टा वाई कम होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न क्लोज होगा। अब 31 में वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यूज स्लिट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, गलत है। क्लोज नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। बीटा यूज़ अ लाइट सोर्स ऑफ लो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चार्ली यूज़ अ ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ येलो, ये करेक्ट है क्योंकि जब हम विजिबल स्पेक्ट्रम को लिखते हैं तो हमारे पास ब्लू, ग्रीन, इंडिगो और वॉयलेट, इन तमाम की जो वेवलेंथ है वो येलो के मुकाबले में क्या है, कम है। तो वेवलेंथ कम होने से डेल्टा वाई कम होता है। तो चार्ली राइट आंसर है। डेल्टा को देखें, यूज़ अ लाइट सोर्स ऑफ हाई इंटेंसिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिंज स्पेसिंग पे। तो आंसर क्या है, चार्ली। 32 इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इज एक्सप्रेस्ड एज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। तो आंसर इज डेल्टा। और ब्राइट की जगह डार्क होता तो आंसर चार्ली होता। 33 द सोर्स ऑफ लाइट यूज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। 33 क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसे चेंज करें रेड टू वॉयलेट, तो क्या होगा। जब रेड टू वॉयलेट की हम बात करते हैं, इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो रेड से वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। चेंज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट मीन्स वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई का वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑप्शन कहता है द फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर, नो। नेक्स्ट हमारे पास बीटा में कहता है कंजेक्टिव फ्रिंजेस विल कम क्लोजर, ये करेक्ट है क्योंकि वेवलेंथ के कम होने से फ्रिंज स्पेसिंग कम हो रही है। तो बीटा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं। चार्ली इंटेंसिटी की बात करता है, इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। और डेल्टा कहता है द सेंटर ब्राइट विल बिकम डार्क, ये भी गलत है क्योंकि वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज स्पेसिंग में, फ्रिंज पोजीशन में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज पहले ब्राइट थी वो अब भी ब्राइट ही रहेगी। 34 टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन। 34 में कहता है डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है तो जो साइज हमारे पास ऑब्स्टेकल होगा, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी डायफ्रैक्शन की कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ। तो आंसर क्या है इसका, अल्फा, या फिर उससे क्या हो, स्मॉल हो। तो अल्फा इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ऑप्शंस नीचे क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस आर वाइडर देन डार्क फ्रिंजेस, गलत है। फ्रिंज स्पेसिंग ब्राइट और डार्क कोई भी हो, इस फार्मूला से देख सकते हैं, वो दोनों के लिए क्या होएगी, सेम। बीटा हमारे पास कहता है डार्क फ्रिंजेस आर वाइडर देन ब्राइट, इनकरेक्ट है, सेम होता है। चार्ली कहता है बोथ डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, करेक्ट। फ्रिंज स्पेसिंग ब्राइट और डार्क के लिए सेम होती है। और डेल्टा कहता है सेंट्रल फ्रिंज आर डिमर, ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास सेंट्रल जो फ्रिंज होती है और बाकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। तो आंसर इज ओनली चार्ली। 36 क्वेश्चन in young double slit experiment, if the slit separation is made three folds, means three times, the fringe width becomes,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट सेपरेशन को 3 टाइम्स कर दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। तो फ्रिंज विड्थ का स्लिट सेपरेशन से क्या डिस्टेंस है? इनवर्स। इसका मतलब अगर डी 3 फोल्ड्स हो जाए 3 टाइम्स तो जो डेल्टा वाई हमारे पास होगा 1/3 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा 36 का डेल्टा 1/3 फोल्ड 1/3 टाइम्स। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द लाइट वेव इंटरफेयर। 37 क्वेश्चन में कहता है कि क्या चीज़ कंजर्व रहेगी जब लाइट इंटरफेयर करेगी। लाइट की इंटरफेरेंस में क्या चीज़ कंजर्व रहती है? तो आंसर होगा एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन इवनली। तो कंजर्व क्या है यहाँ पर 37 में? बीटा। एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहेगी। 38 इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज सिस्टम इज 4:1। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द रेशियो। 38 क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला हमने लेक्चर में डिस्कस किया था और यहाँ वो कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा टू मिनिमा जो इंटेंसिटी है फ्रिंजेस की उसकी रेशो 4:1 है। तो जो एम्पलीट्यूड है कोहेरेंट सोर्सेस का वो किस रेशो में होगा? अब सॉल्व करना है तो इसके लिए पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास A1 + A2 होल स्क्वायर और जो मिनिमा इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है A1 - A2 होल स्क्वायर। क्या करें? इन दोनों को डिवाइड कर दें। अब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो का फार्मूला आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 4:1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4:1। मुझे कैलकुलेट करना है A1 और A2 की रेशो। A1 A2 की रेशो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द रेशो। राइट साइड पे मेरे पास जो फैक्टर है उसी तरह लिख दूंगा A1 + A2 होल स्क्वायर और नीचे मेरे पास है A1 - A2 होल स्क्वायर। स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से आएगा 2/1 और ये आएगा A1 + A2 और नीचे आ जाएगा A1 - A2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा A1 - A2 और साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 और राइट साइड पे मेरे पास क्या है A1 + A2। लेफ्ट साइड पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2A1 - 2A2 इज इक्वल टू A1 + A2। अब साइड चेंज करें, A1 एक साइड पर और A2 एक साइड पर। जो A1 है वो यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -2A2 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2A1 - A1 इज इक्वल टू A2 + 2A2। तो ये आ गया A1 और राइट साइड पे आ गया 3 टाइम्स A2। तो लास्ट रेशो रिक्वायर्ड है A1 के साथ A2 डिवाइड होगा तो आंसर इज 3:1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 39 A monochromatic plane wave of speed c and wavelength lambda is diffracted at a small aperture. The time during which a portion of wavefront xy reaches at p will be. मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है, स्पीड उसकी c, वेवलेंथ उसकी लैम्डा है, डायफ्रैक्ट हुई एक स्मॉल अपर्चर से। यहाँ से टाइम फाइंड करना है जितनी देर में जो एक्स वाई हमारा पोर्शन है वो कहाँ पहुँचेगा? p पर। अब उसने जो वेवलेंथ हमें बता दी वो लैम्डा। हम जानते हैं कि दो वेव फ्रंट्स जो होती हैं उनमें डिस्टेंस लैम्डा। तो ये डिस्टेंस भी लैम्डा, ये डिस्टेंस भी लैम्डा, ये डिस्टेंस भी लैम्डा। तो एक्स वाई से लेकर पी तक जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा वो कितना होगा? 3 लैम्डा होगा। और वेव फ्रंट प्रोपगेट करती है सेम स्पीड से, इसका मतलब यहाँ पर जो रे है उसकी स्पीड कितनी है? c। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा मेथड होगा s = vt। तो t = टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 3 लैम्डा और स्पीड कितनी है? c। तो 3 लैम्डा ओवर c हमारा राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन 39 की चार्ली। 40th क्वेश्चन इन मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट अ ब्लू बुक विल अपीयर्स टू। मोनोक्रोमेटिक अगर हम रेड लाइट यूज करेंगे तो एक ब्लू बुक अपीयर कैसी होगी? याद रखिए हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है रिफ्लेक्शन की वजह से।
अगर कोई कलर किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा हमें वो कलर अपीयर होता है, और अगर वो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमें वो कलर नज़र नहीं आएगा। याद रखें इस पॉइंट को कि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, और अगर लाइट ऑफ हो जाए, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो टोटली डार्कनेस नज़र आती है। इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या है। लाइट हम यूज़ कर रहे हैं रेड, रेड लाइट यूज़ हो रही है, और जो बुक हमारे पास है उसका कवर मैं कह देता हूँ जो लिखा हुआ है किस में है, ब्लू में। तो ये मेरे पास एक ब्लू बुक जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ रेड लाइट में। अब होगा क्या, ये ब्लू तभी हमें दिखाई देगा अगर इस सरफेस से ब्लू रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। तो अगर तो आपने रेड लाइट को थ्रो किया तो रेड लाइट तो सारी की सारी उस बुक में क्या होएगी, एब्जॉर्ब, और उसने कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया। अगर तो इस लाइट जिसको थ्रो किया उसमें ब्लू कलर होता तो बाकी तमाम कलर एब्जॉर्ब हो जाते, ब्लू रिफ्लेक्ट हो जाते। इसका मतलब अगर यहां पर किसी भी तरह की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो हमारी आंख को ये जो ब्लू बुक है ये क्या अपीयर होगी, ये अपीयर होगी एज अ डार्क, मतलब ब्लैक अपीयर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या होएगा, अल्फा। इसी तरह से अगर हम ये कहा जाए कि ग्रीन लीव्स हैं, उसको हम रेड लाइट में देखते हैं तो वो क्या अपीयर होंगे, अगेन ब्लैक, डार्क। क्यों, ग्रीन लीफ के ऊपर रेड लाइट थ्रो करेंगे, रेड तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रीन तो तब नजर आएंगे जब ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब हम आम लाइफ में जब हम वाइट लाइट देखते हैं, हमारी सराउंडिंग में है, हमें सारे कलर नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि वाइट लाइट में तमाम कलर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ग्रीन लीव्स के ऊपर वाइट लाइट पड़ेगी तो उन 7 कलर्स में से 6 कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो उसका कलर है ग्रीन वो क्या होएगा, आइडियली रिफ्लेक्ट होगा और हमें वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अगर हम किसी बुक के कवर को कहते हैं कि वो रेड है और हमें वाइट लाइट में रेड क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वाइट लाइट के 7 कलर्स में से 6 कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, हमें रेड दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच सिचुएशन डज डायफ्रैक्शन अकर। 41 में कहता है कि क्या सिचुएशन हमारे पास है कि डायफ्रैक्शन होती है। वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। अल्फा कहता है अ वेव बाउंस बैक, नो। बीटा अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, नो। चार्ली कहता है वेव पास थ्रू एन अपर्चर, करेक्ट। जब नैरो ओपनिंग से एक वेव पास करेगी और वेव बेंड होगी, स्प्रेड होगी, तो फिर डायफ्रैक्शन होगी। 42, monochromatic light illuminates two narrow parallel slits. The interference pattern which result is observed on a screen some distance beyond the slits. Which change increase the separation between the dark lines of the interference pattern? 42 में कहता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट दो नैरो स्लिट्स को इल्यूमिनेट करती है और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है स्क्रीन के ऊपर। क्या चेंज हम करें जो सेपरेशन को बढ़ा दे दो डार्क लाइंस यानी दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान, चाहे ये डार्क की बात करें ब्राइट, दोनों के लिए हमारा जो रिलेशन होता है वो सेम होता है। तो 42 क्वेश्चन के अंदर डेल्टा वाई इक्वल होगा लेमडा एल ओवर डी के। सेपरेशन को बढ़ाना है, पहले भी कई दफ़ा हमने कर लिया क्वेश्चन। वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, एल को बढ़ाएंगे, डी को कम करेंगे। अब अल्फा ऑप्शन कहता है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, इनकरेक्ट, क्योंकि एल को बढ़ना चाहिए। बीटा कहता है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इनकरेक्ट, स्लिट्स के दरमियान स्पेस कम होनी चाहिए तब डेल्टा वाई बढ़ेगा। चार्ली कहता है यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ से डायरेक्ट है तो वेव फ्रीक्वेंसी तो इन्वर्स हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो चार्ली भी नहीं। तो डेल्टा करेक्ट है यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतना डेल्टा वाई भी ज़्यादा होगा। Question number 43. A narrow beam of monochromatic light is incident normally on a diffraction grating. Third order diffraction beam are formed at angle 45 degree to the original direction. What is the highest order of diffracted beam produced by this grating? 43 क्वेश्चन में हमारे पास एक नैरो बीम यूज हुई है और कहता है जब वो नॉर्मली फॉल की ग्रेटिंग पे तो थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्टेड बीम एंगल 45 पर प्रोड्यूस होती है। कहता है उसी ग्रेटिंग के लिए हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है कंपैरिजन मेथड से, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है।
पहले उसने कहा कि थर्ड ऑर्डर प्रोड्यूस हुआ किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। अब कहता है हाईएस्ट ऑर्डर क्या होएगा, एन मैक्सिमा फाइंड करना है। तो एन मैक्सिमा तब होता है जब हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। फार्मूला हमारे पास है एन लेमडा डी साइन थीटा। लेमडा भी सेम है, डी भी सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रहे, तो रिलेशन जो है वो किसका है, वो एन और थीटा का। और एन और थीटा का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। अगर रिलेशन डायरेक्ट तो यहाँ पर हमारी एक रेशो बन सकती है और वो ये कि एन मैक्सिमा ओवर थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू साइन थीटा, जो बेसिकली मैक्सिमम हमारा एंगल होगा 90, डिवाइड बाय साइन ऑफ थर्ड ऑर्डर। वैल्यूज को पुट कर दें, एन मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। ऊपर आपके पास एंगल आ जाएगा 90, नीचे आपके पास एंगल आ जाएगा 45 और ये एन मल्टीप्लाई होगा और ये कितना है 3। अब हमारे पास साइन 45 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू सिंपल है। साइन 90 होता है 1, साइन 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू को पुट करें। अब अंडर रूट 2 हमारे पास क्या होता है 1.4, तो 1.4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4.2। और हमें पता है कि फ्रिंज हमेशा कंप्लीट प्रोड्यूस होती है, हाफ फ्रिंज वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती। तो 4.2 का मतलब होगा कि कितनी फ्रिंजेस हैं, 4। अगर आपके पास 4.8 होती तब भी 4 फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि 4 से आगे जो भी हमारे पास है वो नज़र नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, बीटा। 44 question. A diffraction grating has n lines per unit length and is placed at 90 degree to monochromatic light of wavelength lambda. What is the expression for theta, the angle to the normal to the grating at which the third order diffraction peak is observed? अब क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक्सप्रेशन बतानी है एंगल की, जिसके लिए थर्ड ऑर्डर हमारे पास डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। 44 क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे फार्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किया, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल आएगा एन लेमडा डिवाइड बाय डी। तो थर्ड ऑर्डर है, एन की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 लेमडा ओवर डी। अब ऑप्शन एन की फॉर्म में तो डी होता है 1 ओवर एन, तो ये आ जाएगा 3 लेमडा इंटू एन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 45. If young double-slit experiment is shifted in water, then first maxima will be formed at dash angle as compared to one formed in air. 45 में कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर वाटर में शिफ्ट कर दिया जाए तो फर्स्ट मिनिमा जो प्रोड्यूस होगा उसका एंगल एज कंपेयर्ड विद एयर क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। मैक्सिमा की बात हो रही है, तो मैक्सिमा के लिए अप्लाई करें फार्मूला एन लेमडा डी साइन थीटा। बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला जैसा ग्रेटिंग का होता है। वेवलेंथ का थीटा के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। हम जानते हैं कि वाटर में जाने से जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू एयर। तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एंगल बनेगा फर्स्ट ऑर्डर का वाटर में वो भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होएगा, बीटा स्मॉलर। 46. When a ray of light enters in glass from air, लाइट एंटर हो रही है ग्लास में एयर से। लाइट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लाइट डेंसर में जाकर उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट एंटर होती है ग्लास में फ्रॉम एयर, तो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज, उसकी स्पीड भी डिक्रीज, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 47. A light coming from the same source, कहते हैं सेम सोर्स से जो लाइट आ रही होगी, अगर सेम सोर्स से लाइट आ रही हो तो क्या होगी, सेम सोर्स से लाइट आएगी तो फेज डिफरेंस तो जीरो है, तो आंसर क्या होगा, मस्ट बी कोहेरेंट। अगर डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आएंगी तो फिर वो कोहेरेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज बाय, वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूफ तो यंग ने की थी, लेकिन जो प्रपोज की थी वो किसने की थी, हाइजन ने। तो आंसर इज डेल्टा। 49. विच डू नॉट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इनमें से कौन है जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता।
देखिए वैक्यूम में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी हो, तमाम की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो किसकी नहीं होगी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो आंसर क्या है? अल्फा, इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स। इनकी स्पीड हमारे पास 1% टू 99% स्पीड ऑफ लाइट होती है, लेकिन 100% स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती। ऑर्डर क्या है? तो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। 50 क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होते हैं उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो, क्योंकि वेव फ्रंट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो फेज अगर सेम तो फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो। तो आंसर इज चार्ली।